झुमकी गांव की एक साधारण लड़की थी, पर चेहरे से बहुत ही खूबसूरत। तीखे नैन नक्श, कमान सी भौहें, गोरा रंग, बड़ी बड़ी समंदर सी गहरी आंखें। जो एक बार झुमकी को देख लेता अपने होश खो बैठता। पढ़ने का बहुत शौक था उसको, पर 5वीं के बाद पढ़ाई छुड़ा दी गई। वैसे भी उसकी सौतेली माँ कलावती का मानना था कि करना तो उसे चूल्हा चौका ही है, फिर बेकाय में पढ़ाई पे खर्च क्यों करें। और 10 साल की उम्र से ही उसे घर के कामों में लगा दिया गया। झुमकी भी बिना कुछ कहे माँ की हर बात मानती थी और घर के कामों के साथ अपने सौतेले भाई बहन को भी संभालती थी। छोटी सी उम्र में ही वो बहुत समझदार हो गई थी। एक दिन अचानक उसके घर पड़ोस के जमींदार और सरपंच सुमेर सिंह आए। झुमकी उस समय बर्तन धो रही थी। तभी झुमकी की माँ कलावती सुमेर सिंह को देखकर बोली, आपको हमने पहचाना नहीं, कौन हैं आप? सुमेर सिंह, हम पड़ोस के गांव के मुखिया हैं। ये जो बर्तन धो रही है वो तुम्हारी बेटी है ना? कलावती, हाँ सरपंच जी, ये हमारी बेटी है। क्या आपको कोई काम था हमसे? आपने इस गरीब के दरवाजे पर आने की जहमत क्यों की? हमें बुलवा लिया होता, हम आपके दरबार में हाजिर हो जाते। सुमेर सिंह अपनी रौबदार आवाज़ में, हम अपने बेटे अमर सिंह की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहते हैं। बदले में तुमको 1 लाख भी देंगे। बोलो मंजूर है? इतना सुनना था कि कलावती की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह कभी झुमकी को देखती, कभी अपने फूस के घर को। उसने सोचा ना था कि झुमकी की वजह से उसे इतने फायदे का सौदा मिलेगा। कुछ सोचकर कलावती बोली, 2 लाख लूंगी, इसके जैसी खूबसूरत और सीधी लड़की पूरे गांव में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सुमेर सिंह, मुझे मंजूर है, पर आज से ये घर का एक भी काम नहीं करेगी और घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। हम नहीं चाहते कि हमारी बहू को कोई गैरमर्द आंख उठाकर भी देखे। एक और बात, 1 हफ्ते बाद ये शादी होगी। तुम पैसे और तैयारी की फिक्र बिल्कुल मत करना, वो हम सब संभाल लेंगे। कलावती दांत दिखाते हुए, जो आपको ठीक लगे वही होगा, पर हमें पैसे तो मिल जाएंगे ना? सुमेर सिंह, मेरी ज़बान से निकली हर बात पत्थर की लकीर होती है। फिर भी शादी से एक दिन पहले तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। कलावती, तो ये शादी पक्की? मैं आज ही से झुमकी को घर से बाहर निकलने नहीं दूंगी। सुमेर सिंह, बहुत समझदार हो तुम। कलावती कुटिल मुस्कान देकर, होना पड़ता है हुजूर, हम गरीब लोगों को। अपने बेटे और झुमके की शादी पक्की कर सुमेर सिंह वहाँ से चले जाते हैं। तभी कलावती मुस्कुराते हुए झुमकी के पास आई और बोली, आज से घर के काम करना बंद, ये सब छोड़ के जल्दी मेरे पास आ। झुमकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, फिर भी माँ की बात मानकर हाथ धोकर कलावती के सामने खड़ी हो गई। कलावती उसकी बलाइयाँ लेकर बोली, बहुत भागो वाली है रे तू। पता है, पड़ोस के गांव के मुखिया तेरे लिए अपने बेटवा का रिश्ता लेकर आए थे। सुना है कई हवेलियां हैं उनकी। हम तो हवेली में खो जाएं, इतनी बड़ी है। वहाँ तो बहुत से नौकर भी होंगे तेरी आवभगत के लिए। तुझे तो बिस्तर से भी उठना नहीं पड़ेगा, बस आवाज़ लगाई और खाना हाजिर। झुमकी, पर वो लोग हमसे शादी क्यों करना चाहेंगे? कलावती, काहे नहीं करेंगे? तेरे जैसी कोई लड़की है भला पूरे गांव में? तू सुंदर होने के साथ साथ कितनी समझदार भी है। यही देख के तो वो रिश्ता लेके आए थे। पता है 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है, ऊपर से शादी का सारा खर्चा भी उनका। झुमकी को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन उसके बस में कुछ था ही कहाँ। वह तो बचपन से लेकर आज तक अपनी सौतेली माँ कलावती की जी हुजूरी करती आई थी। बस इस बार भी उसने ऐसा ही किया। बिना कुछ सवाल जवाब किए शादी करने के लिए तैयार हो गई। झुमकी बर्तन मांजने के लिए जाने लगी तो कलावती ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। झुमकी आंखें बड़ी करके कलावती को देखने लगी। कलावती, ऐसे क्या देख रही है? सारा काम अब से हम करेंगे, तू बस आराम कर। झुमकी बाहर अपनी दोस्त मंजरी से मिलने जाने लगी तो कलावती उसे रोकते हुए बोली, अब घर से निकलना भी बंद। तुझे जिससे मिलना होगा मैं उसको घर ही बुलवा लूँगी।
झुमकी सर हिलाकर अपने कमरे में आकर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी माँ को उसकी इतनी फिक्र हो गई, वरना तो हमेशा ताने ही मारती थी कि कितनी देर से एक ही काम कर रही है। लगता है हम अब यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए माँ इतनी फिक्र कर रही है। आखिर जैसी भी है, माँ तो माँ ही होती है। रात के 8 बजे झुमकी के पिता मोहनलाल थके हारे घर आए तो कलावती हाथ मुंह धुलवा कर बोली, हमारे पास बैठिए, एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी है आपको। मोहनलाल, कैसी खुशखबरी? कलावती दांत दिखाते हुए, झुमके का रिश्ता तय हो गया, पड़ोस के मुखिया सुमेर सिंह है ना, उनके बेटे से। मोहनलाल आंखें बड़ी करके, क्या? ये कब और कैसे हुआ? वो लोग इतने बड़े जमींदार आदमी हैं, हम जैसे गरीब लोगों से कैसे रिश्ता कर सकते हैं? कलावती, आप बिना हर बात में खोट निकालना शुरू कर देते हैं। भाई हम गरीब लोग ज़रूर हैं, पर इज्जतदार तो हैं ना। और फिर हमारी झुमकी जैसी लड़की तो पूरे 10 गांव में भी चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हमारी झुमकी की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक है। उनके बेटे ने कहीं देख लिया होगा हमारी झुमकी को और बस दिल दे बैठा होगा, इसलिए तो रिश्ता लेकर आए हैं। पता है आपको, ब्याह का भी पूरा खर्च वही उठाएंगे, ऊपर से हमें 2 लाख रुपया भी देंगे। मोहनलाल, क्या? ऊपर से हमें पैसे भी देंगे? तो पक्का लड़के में कोई खोट होगा, वरना हमें पैसे क्यों देते? तू ब्याह खातिर मना कर दे, हम अपनी बेटी को जानबूझकर कुएं में नहीं धकेलेंगे। कलावती आंखें दिखाकर अपने पति से बोली, आप तो चुप ही रहो, कितने सालों से तो एक महंगी साड़ी नहीं दिला पाए हो हमें, और बात ऐसी करते हो जैसे कहीं के महाराजा हो। कहाँ से लाओगे फिर झुमकी के लिए ब्याह के पैसे? हमें बेच के? एक तो महारानी 16 की हो गई है, क्या बोझ बनाकर अपने सिर पर बैठा कर रखना है? ये खातिर इतना बढ़िया रिश्ता घर चलकर आ रहा है, उसमें भी तुम्हें चैन नहीं है। अगर तुमको ए ब्याह से दिक्कत है तो हम भी अकेले सब संभाल लेंगे, पर यह ब्याह तो होकर ही रहेगा। मोहनलाल दुखी स्वर में, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। फिर मोहनलाल खाना खाकर चटाई आंगन में बिछाकर लेट गया, पर थकान के बावजूद भी उसकी आंखों से नींद गायब थी। मोहनलाल आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोले, हमको माफ़ करना गायत्री, हम झुमके का ख्याल ठीक से रख नहीं पाए। तुम्हारे जाने के बाद हम और झुमकी बहुत अकेले हो गए थे। 2 साल की बच्ची को संभालना और खेत पे काम करना आसान नहीं था। यही खातिर हम तुम्हारी छोटी बहन से ब्याह खातिर तैयार हो गए, पर हमको क्या पता था कि मौसी भी सौतेली माँ बन जाती है। अब तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि हमारी बेटी की रक्षा करे। यही सब सोचते सोचते मोहनलाल ने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उन्हें चादर ओढ़ा दी। मोहनलाल आंखें बंद करके ही, कौन? झुमकी? झुमकी मुस्कुराते हुए, हाँ बापू, आप अब तक जाग रहे हैं? झुमकी की आवाज़ सुन मोहनलाल उठकर बैठ गए और झुमकी को अपनी बगल में बैठाकर बोले, तू भी तो जाग रही है? क्या बात है, हमारी बिटिया रानी को नींद नहीं आ रही है? झुमकी, हाँ, आज काम ही नहीं करने दिया माँ ने, इसलिए हमें थकान ही नहीं हुई, तो भला नींद कैसे आएगी? मोहनलाल, तू खुश तो है ना बिटिया इस रिश्ता से? झुमकी, आप खुश तो हम भी खुश। मोहनलाल झुमकी का माथा चूमकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, अब जाकर सो जा। झुमकी ठीक है बोलकर अपने कमरे में भाई बहन के पास जाकर सो गई। मोहनलाल को भी थोड़ी देर में नींद आ गई। अगले दिन झुमकी के घर के आगे 2 लग्जरी कार आकर रुकी। एक कार से सुमेर सिंह की पत्नी विमला जी और दूसरी कार से 4 नौकर सामानों से भरे थाल लिए उतरे। विमला जी भारी महंगी साड़ी, सोने के गहनों से ऊपर से नीचे तक लदी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उम्र कोई 40-45 साल होगी, पर चेहरा इतना खूबसूरत कि जवान लड़कियों को भी मात दे दे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए झुमकी के घर में आई। उनके साथ नौकर भी सारे थाल लेकर उनके पीछे पीछे आ गए। विमला जी ने इशारे से नौकरों को थाल घर में रखने को कहा। तभी झुमकी भी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ गई। विमला जी झुमकी को देखते ही समझ गई कि यही उनकी होने वाली बहू है।
क्योंकि इतने साधारण से कपड़े में भी उसका रूप खिलकर बाहर आ रहा था। विमला जी को देखकर झुमकी थोड़ा सकपका गई, पर खुद को संभालते हुए उनके पैर छूकर जाने लगी। तभी विमला जी ने दोनों हाथों से उठाकर उसका माथा चूमा और बोली, तुम झुमकी हो ना, सदा खुश रहो बेटी। झुमकी ने हामी भरी, विमला जी, मैं सुमेर सिंह की पत्नी झुमकी। माँ जी, माँ घर पे नहीं है, अभी मुन्नी को भेजती हूँ उनको बुलाने के लिए। विमला जी खुद खाट पे बैठ गई और झुमकी को अपनी बगल में बैठाकर बोली, मुझे माँ बोलो, माँ जी नहीं। पता है, मुझे एक बेटी की चाह थी जो तुम्हें पाकर पूरी हो गई। विमला जी मन ही मन में सोचती हैं, मैंने तुम्हें बेटी तो बना लिया, पर भगवान तेरे जैसी किस्मत किसी भी बेटी को ना दे। कैसे तू इन राक्षसों के जाल में फंस गई। काश कि मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। ये सोचते सोचते विमला जी की आंखें भर आई, पर कोई देख न ले इसलिए पल्लू से धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। कलावती पड़ोसियों से अपना गुणगान कर रही थी कि कैसे उसने झुमकी के लिए इतना अच्छा घरवर ढूंढा। पड़ोस की औरतें भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। आखिर पहली बार किसी गरीब के घर अमीर घराने का रिश्ता आया था। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, पर उन्हें क्या पता कलावती ने पैसे के बदले झुमकी का सौदा किया था। कलावती इतनी लालची औरत थी कि पैसे के लिए तो अपने सगे को भी बेच दे। तो झुमकी तो उसकी सौतेली थी। जैसे ही उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी, दौड़ती हुई घर के अंदर आ गई। विमला जी की वेशभूषा देखकर वो समझ गई कि ये ज़रूर सुमेर सिंह के घर से है। कलावती चेहरे पे बनावटी मुस्कान लाकर विमला जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। विमला जी कलावती को देखते ही खाट से उठ गई और कलावती के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, तो आप ही हैं हमारी समधन। इतना कहकर विमला जी ने कलावती को गले से लगा लिया। कलावती ने विमला जी से अलग होने के बाद, आप तो एकदम महारानी जैसी लग रही हैं, गहने भी 8-10 लाख के होंगे। विमला जी मुस्कुराते हुए, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, पर सुमेर जी को पसंद है इसलिए पहनती हूँ। कीमत का पता नहीं, मुझे तो ये जंजीर से कम नहीं लगते। आप लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आज़ाद पंछी सी, किसी बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे। कलावती आंखें बड़ी करके, ई क्या बोल रही हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी कमावे खावे में ही निकल जाती है। काश कि हमको भी ऐसी हीरे जड़ित साड़ी और गहने पहनने को मिलते। विमला जी मन ही मन, आप शायद इन हवेलियों की सच्चाई जानती तो कभी भी ऐसी बात नहीं करती। विमला जी ने एक नौकर को बुलाकर उसे सारे थाल से कपड़े हटाने को कहा। नौकर ने तुरंत ही उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सारे थाल से कपड़े हटा दिए। एक थाल पूरा बेशकीमती गहनों से भरा था। दूसरे थाल में झुमकी के घर वालों के लिए महंगे कपड़ों के साथ गहने थे। तीसरे में हजार हजार की 20 गड्डियाँ और चौथे में झुमकी के लिए महंगी महंगी साड़ियाँ थी। कलावती की आंखें ये सब देखकर ही चुंधिया गई। तभी विमला जी बोली, ये सब शगुन का सामान है, शादी में खर्च के लिए पैसे कम पड़ जाए तो बेहिचक बोल दीजिएगा, हम और भिजवा देंगे। अच्छा, हम चलते हैं। कलावती, आप तनिक रुको तो सही समधन जी, हम अभी चाय नाश्ता लाते हैं। विमला जी, अभी हम चलते हैं, शादी की तैयारियां जो करनी है। अब रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो आना जाना तो लगा रहेगा। चाय नाश्ता हम फिर कभी कर लेंगे। इतना कहकर विमला जी ने हाथ जोड़े तो झुमकी ने उनके पैर छू लिए। विमला जी ने आगे बढ़कर झुमकी को सीने से लगा लिया। कलावती हाथ जोड़े हुए विमला जी के पीछे उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आ गई। विमला जी के कार के पास पहुंचते ही एक नौकर ने कार का बैक डोर खोला तो विमला जी बैठ गई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उनके पीछे ही दूसरी कार भी चल पड़ी जिसमें चारों नौकर बैठे थे। उनके जाने के बाद कलावती घर के अंदर गई और पहले नोटों को गिनना शुरू किया। ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण वो बार बार गिनती भूल जाती थी। झुमकी वहीं खड़ी सब देख रही थी। कलावती झल्लाते हुए, इतने पैसे हैं कि बार बार गिनती ही भूल जाती हूँ, क्या करूँ। तभी सामने झुमकी खड़ी दिखी। कलावती झुमकी को अपने पास बुलाकर बैठाते हुए बोली, तू तो 5वीं पास है ना, तब तो तुझे मुझसे अच्छी गिनती आती ही होगी। झुमकी ने सर हिलाया तो कलावती बोली, तो देर काहे करती है, जल्दी गिन के बताना कितना पैसा है।
झुमकी पैसे गिनने लगी। इतने पैसे तो उसने भी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, पर 1 घंटे के अंदर उसने सारे पैसे गिन डाले। कलावती झुमकी की तरफ देखकर, जल्दी बता कितना पैसा है, हमसे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा अब। झुमकी, पूरे 2 लाख हैं। कलावती आंखें बड़ी करते हुए, क्या 2 लाख? कितनी देर तक कलावती का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी झुमकी ने कलावती के कंधे पे हाथ रखा तो कलावती थोड़ी नॉर्मल हुई। वाह, इतना ही तो पैसा हमको भी मिलेगा इस शादी के बाद। हम भी कितना पागल रही, 2 के बदले 4 भी मांगती तो वो भी मिल जाता। कलावती अपने माथे पे हाथ रखकर सोचती है। फिर उसकी एक नज़र गहनों पे पड़ती है। एक एक करके सारे गहने पहनकर वो आईने के सामने बेड पे बैठ जाती है। उसे इस बात का भी होश नहीं रहता कि अभी शाम का खाना बनाना है, वरना सब क्या खाएंगे। वाह कलावती, आज तू भी किसी महारानी से कम नहीं लग रही है। काश कि तू भी झुमकी जैसी जवान होती तो तेरा ब्याह भी ऐसे अमीर आदमी के घर में होता। तू बेड पर बैठे बैठे हुक्म देती और पल भर में सब कुछ आंख के सामने होता। कलावती ये सब सोचते हुए अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। जब मोहनलाल कलावती को ढूंढते हुए कमरे में आते हैं तो सर से पांव तक गहनों से लदी कलावती को ख्यालों में डूबा पाते हैं। 1-2 बार आवाज़ देने पर भी जब कलावती नहीं सुनती तो मजबूरन मोहनलाल कलावती को झकझोरते हैं। कलावती का सपना जैसे ही टूटी, वो मोहनलाल पर चिल्लाती हुई बोली, कैसा पति मिला है, एक तो खुद से कभी कुछ खरीद कर दिया नहीं, अब हम सपना भी देखते हैं तो इसमें भी दखल दे रहा है। मोहनलाल उसकी बात अनसुनी करते हुए, ये गहना कहाँ से आया है? कलावती हाथ चमकाते हुए, झुमकी की खातिर आए हैं ये सब गहने, सुमेर सिंह जी के यहाँ से। मोहनलाल, लो तो तुम कहाँ पहन रही हो? कलावती 3 गहने चुराकर अपने सामान में रखकर बाकी झुमके के कमरे में रखने जाने लगी। तभी मोहनलाल कलावती को टोकते हुए, ये तुम क्या कर रही हो? इतना लालच भी ठीक नहीं, वो लोग को पता चलेगा तो हम दोनों को गोली से उड़ा देंगे। कलावती, कुछ ना होगा जी, आप तो एकदम ही डरपोक हो, बहुत डरते हो, इसको तो समझाना भी बेकार है। मोहनलाल मन ही मन सोचते हैं। मोहनलाल, अच्छा लाओ जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। कलावती सर पर हाथ रखते हुए, खाना तो आज हम बनाना ही भूल गए, आज तो ऐसे ही सोना पड़ेगा। मोहनलाल झुमकी की तरफ बढ़े तो झुमकी बोली, हम खाना बनाए हैं बापू, आप बैठिए हम लेकर आते हैं। मोहनलाल, मुन्नी और छोटन कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। झुमकी मुस्कुराते हुए, वो दोनों तो कब का खाना खाकर सो गए हैं। मोहनलाल झुमकी के सिर पर हाथ रखकर, जुग जुग जियो हमारी बिटिया। झुमकी अपने पिता मोहनलाल को खाना देकर कलावती को बुलाने उसके कमरे में आ गई और उससे बोली, माँ चलो हम दोनों भी खाना खा लेते हैं। कलावती, आज हम बहुत थक गए थे, अच्छा हुआ जो तूने खाना बना लिया, वरना भूखे पेट नींद नहीं आती। पर कल से तू एकदम काम नहीं करेगी। झुमकी, ठीक है, अब ये सब छोड़ के पहले खाना खा लो। कलावती झुमकी के साथ खाना खाने कमरे से बाहर आ गई। झुमकी कलावती और अपना थाल लगाकर खाने लगी। खाना खाने के बाद झुमकी ने बर्तन समेटे और फिर सोने आ गई। पर आज भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो खुशी से पागल हो जाती, पर वो थोड़ी अलग थी। उसे अपनी साधारण जिंदगी ही भाती थी। बहुत सी बातें उसके दिमाग में चलने लगी, जैसे वो गांव की साधारण सी लड़की इतने अमीर परिवार में कैसे एडजस्ट होगी। पर फिर उसने अपनी सोच को ये सोचकर विश्राम दिया कि उसकी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। जब उन्होंने उसे गले से लगाया तो कितना अपनापन महसूस हुआ। वो तो हैं ही, उसे सब कुछ सिखा देंगी। अगले दिन से शादी की तैयारियां होने लगी। कलावती ने हिसाब किताब में हेरा फेरी करके 50,000 तक बचा लिए। शादी की सुबह सुमेर सिंह ने ही शादी की सारी तैयारियां करवाई थी। खाने से लेकर हर काम के लिए आदमी रखे गए थे। मेहमानों और बारातियों को खिलाने के लिए पास के बड़े से फील्ड में टेंट की व्यवस्था की गई थी। एक से एक पकवान बन रहे थे, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। इतने पकवानों के नाम तो गांव वालों ने सुने तक नहीं थे, जितना आज खाने को नसीब हो रहे थे।
जिन्हें कई कई दिन तक खाना नसीब नहीं होता था, वो भी आज भर भर के पकवान खा रहे थे और अगले दिन के लिए ले भी जा रहे थे। सुमेर सिंह की तरफ से पूरे गांव को दावत दी गई थी। आखिर उनकी इज्जत का सवाल जो था और सबको अपनी दरियादिली दिखाने का भी अच्छा मौका था, ताकि अगले चुनाव में भी विधायक पद के लिए उन्हें ही चुना जाए। झुमकी के गांव के सारे लोग सुमेर सिंह की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और गांव में वैसे भी बात आग की तरह फैलती है, तो ये खबर धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई थी। ये बड़े लोग गरीबों को अपनी तरफ खींचने के लिए रोटी का ही तो सहारा लेते हैं। गरीबों के लिए तो बेटी का होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता। जो पैसे वो कमाते हैं वो ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने में ही कम पड़ते हैं। ऊपर से लड़की के दहेज का बोझ तो गले में फंसे कांटे की तरह उन्हें ज़िंदगी भर चैन से जीने नहीं देता। और सुमेर सिंह ने तो ना सिर्फ गरीब की लड़की को अपनाया, बल्कि शादी के खर्च से लेकर शादी का हर इंतज़ाम अपने पैसे से किया। कलावती के तो ठाठ ही ठाठ थे, जिसका वो भरपूर फ़ायदा भी उठा रही थी। भारी भरकम साड़ी तोहफे में मिली, गहने पहन वो खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझ रही थी। उसके आस पड़ोस में ना किसी के पास इतने गहने थे और ना ही इतनी महंगी साड़ी। दिन भर वो घर में आए पड़ोसियों को घूम घूम कर अपनी साड़ी और गहने दिखा रही थी। अंदर ही अंदर उन लोगों को कलावती की किस्मत से ईर्ष्या हो रही थी। सब आहें भर रही थी कि काश उनकी बेटी भी झुमकी की तरह सुंदर होती, तो आज कलावती की जगह उनके ठाठ होते। पर उन्हें क्या पता कि इन बड़ी हवेलियों में कितने राज छुपे होते हैं। ये तो बस हवेलियों को ही पता था या उसमें रहने वाले लोगों को। कलावती जब घूमते घूमते थक जाती तो कमर पे हाथ रखकर सुमेर सिंह दीवारा रखे आदमी से बोलती, बाप रे, सही कहते हैं लोग कि लड़की के ब्याह में कितना खटना पड़ता है। सुबह से चलते चलते थक गई हूँ, एक गिलास ठंडी शरबत तो पिला दो। थोड़ी देर में एक आदमी उसके सामने शरबत का गिलास लेकर हाजिर रहता। मोहनलाल कलावती को देखकर कुढ़ते और इसके सिवा कर भी क्या सकते थे। झुमकी को सजाने के लिए पार्लर वाली को शहर से बुलवाया गया था। आज झुमकी ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी थी। ऊपर से जो लहंगा उसने पहना था उस पर सोने के तार से कढ़ाई की गई थी। पीछे बालों का खूबसूरत जूड़ा, गालों को चूमती लटे सच कहूँ तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके हाथों की मेहंदी का गहरा रंग जो भी देखता तो यही कहता कि बहुत भागों वाली है झुमकी, क्योंकि जिसके हाथ की मेहंदी का रंग गाढ़ा होता है उसे पति का ढेर सारा प्यार मिलता है। अब सच में ये कहावत सच होगी या झूठ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो किसी ने भी दूल्हे की शक्ल तक नहीं देखी थी। बस सुना था कि अमर सिंह देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। नियत समय पे बारात आई। बारात में 20-25 गाड़ियाँ थी। इतने लोग तो झुमकी के पूरे गांव में भी नहीं थे। फूलों से सजे हुए घोड़े पे सवार खानदानी तलवार लिए दूल्हा दुल्हन को बराबर की टक्कर दे रहा था। दूल्हे की उम्र कुछ 30-32 साल की थी। गठीला बदन और रूप रंग के आगे उम्र फीकी पड़ रही थी। दूल्हे के रिश्तेदारों ने दूल्हे को घोड़े से उतारा। कलावती ने दूल्हे को टीका लगाया और आरती उतारी। बाराती खाने का मज़ा लेने चले गए। दूल्हे को मंडप में ले जाया गया, जहाँ पहले से ही झुमकी नीचे तक घूंघट काढ़े बैठी थी। कुछ देर बाद ही शादी की रस्में शुरू हो गई। कलावती और मोहनलाल जी ने झुमकी का कन्यादान किया। झुमकी रो रही थी और साथ ही उसके पिता मोहनलाल भी। आखिर उनकी बिटिया रानी जो पराई हो गई थी, पर इस बात की उन्हें खुशी थी कि इतना अच्छा परिवार उनकी बेटी को मिला है। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ किसी की होती है। कलावती भी उदास थी कि अब उसे और पैसे लूटने का मौका नहीं मिलेगा। खैर, शादी पूरे रीति रिवाज से हुई और फिर विदाई का वक्त भी आ गया। झुमकी सबके गले लगकर रोई। गांव की सभी औरतें भी रो रही थी। सबको दिखाने के लिए कलावती भी नकली आंसू बहा रही थी। आखिर में अपने पिता से मिलने की बारी थी। मोहनलाल जी के गले लगते ही झुमकी जोर जोर से रोने लगी। मोहनलाल जी भी रो रहे थे। बस फर्क इतना था कि वो अपनी भीगी पलकों को सबसे छुपा रहे थे। बाप बेटी दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। तभी सुमेर सिंह अपनी रौबदार आवाज़ में कलावती से, बहू को जल्दी गाड़ी में बैठाओ, हमें देर हो रही है।
कलावती ने झुमकी को समझाकर पिता से अलग करके कार में बैठा दिया और फिर कार चल पड़ी। आधे घंटे बाद दूल्हे की गाड़ी हवेली के अंदर खड़ी थी। विमला जी अपनी नौकरानी कजरी से जाके आरती की थाल ला जरा, और वही एक थाल में महावर घोल के रखी होगी वो भी लेते आना। कजरी अपनी चोटी झुलाती हुई अंदर चली गई। फिर विमला जी झुमकी का घूंघट उठाकर उसके झुमके के पीछे काजल लगाकर बोली, बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। भगवान तुझे सदा खुश रखे। तभी कजरी आरती की थाल विमला जी को देकर बोली, अच्छे से आरती उतार लेना बड़ी मालकिन, ना ही तो बहुरानी को नज़र लग जाएगी। विमला जी कजरी को डांटते हुए, तू चुप कर, क्यों मेरी बहुरानी को डरा रही है। पर मन ही मन वो भी जानती थी कि कजरी सच ही कह रही थी। फिर विमला जी ने बेटे बहू की आरती उतारकर तिलक लगाया। झुमकी उनके पैर छूने को झुकी तो वो उसे सीने से लगाकर बोली, सदा खुश रहे मेरी बच्ची। तभी अमर सिंह, अगर माँ बेटी का मिलन हो गया हो तो मैं अंदर जाऊं, वैसे भी मैं इन बकवास रीति रिवाजों से पक चुका हूं। विमला जी, बस हो गया। विमला जी ने झुमकी को चावल से भरा कलश दाएं पैर से मारकर फिर महावर वाली थाल में पैर डालकर अंदर आने को कहा। झुमकी ने ठीक वैसे ही किया और फिर अपने पति के साथ घर के अंदर आ गई। अमर सिंह गठबंधन का बंधन खोलकर फेंकते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। गर्दन तक घूंघट की वजह से झुमकी को धुंधला धुंधला मगर सब दिख रहा था। विमला जी परिस्थिति संभालकर बोली, थोड़ा गुस्से वाला है पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर वो झुमकी को अपने साथ लेकर आ गई। फिर उसे बेड पर लिटाकर बोली, तू थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं तेरा खाना मंगवाती हूँ। झुमकी आंखें बंद करके लेट तो गई पर घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अमर सिंह की कड़कदार आवाज़ सुनकर ही वो अंदर तक कांप गई थी। उसकी अभी से सोचकर हालत ख़राब हो रही थी कि जिसकी आवाज़ से ही वो इतना डर गई, उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे निभेगी। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। विमला जी ने जब प्यार से उठाया तो सहम कर चिल्लाने लगी, विमला जी क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। झुमकी ने जब विमला जी की आवाज़ सुनी तब जाकर उसका डर कुछ कम हुआ। विमला जी झुमकी का घूंघट हटाकर उसे आराम से बैठाकर बोली, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर कजरी को पुकारते हुए बोली, कजरी जरा खाने की थाल लाना। कजरी कमर लचकाती हुई थाल विमला जी को देकर बोली, मालिक सच ही में हीरा चुन कर लाए हैं, बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। विमला जी, जानती हूँ बहुत बातें बनाना आता है, अब तू जा, हम माँ बेटी को अकेले रहना है। कजरी वहाँ से चली गई। तब विमला जी छोटे छोटे कोर बनाकर झुमकी को खिलाने लगी। विमला जी का प्यार देखकर झुमकी की आंखें भर आई, पर ये आंसू खुशी के थे। आज पहली बार माँ के प्यार और वात्सल्य से उसका परिचय हुआ था, वरना तो उसे बचपन से ताने ही नसीब हुए थे। तभी कजरी ने विमला जी भागते हुए आई और विमला जी से बोली, मालकिन आपको बड़े मालिक बुलाए रहे हैं। विमला जी झुमकी को आखिरी कोर खिलाकर बोली, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। विमला जी वहाँ से चली गई तो कजरी झुमकी के पास ही बैठकर बोली, ई घर में मालकिन ही हैं जिनका दिल इतना बड़ा है, बाकी सबके दिल तो बहुत छोटे हैं। आप अभी से ही खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दो बहू रानी। झुमकी, हम आपकी बात समझे ना ही। कजरी झुमकी के सिर पे हाथ रखकर, बहुत जल्दी सब समझ जाओगी। अच्छा हम चलते हैं। झुमकी कजरी की बात समझी तो नहीं, पर उसकी बातों से और घबरा ज़रूर गई। तभी विमला जी झुमकी के पास आकर बोली, चल तुझे अच्छे से तैयार कर दूँ, मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। झुमकी खड़ी हो गई। विमला जी झुमकी को साड़ी पहना रही थी। तभी झुमकी डरते हुए बोली, कजरी दी कह रही कि आप अभी से खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दो, इसका क्या मतलब है माँ जी। विमला जी, छोड़ न उसकी बातों, वो थोड़ी पागल है, अभी तो साड़ी पहनना सीख, वैसे तो मैं रोज़ पहना दिया करूँगी, पर कभी मैं ना पहनाई तो खुद से तो पहननी पड़ेगी ना। झुमकी, ठीक है माँ जी। विमला जी, बोला ना मुझे माँ बोला कर। झुमकी,
एक और बात बोलनी थी, आप हमको अपने जैसे हर काम करना सिखा दो। विमला जी, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब बातें बंद करके तैयार होने पर ध्यान दे, बाहर सब हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। झुमकी ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। विमला जी फिर झुमकी के बाल बनाकर मेकअप करने लगी। झुमकी आज बिल्कुल हवेली की बहू जैसी दिख रही थी। बीच मांग सिंदूर से भरी हुई, पीछे फूलों से सजा जूड़ा, मांग के सिंदूर को ढकता भारी टीका, माथे पे बड़ी बिंदी, बड़ी सी नथ जिसकी लड़ी कान के पीछे बालों में फंसाई गई थी, बड़े बड़े झुमके, गले में भारी जड़ाऊ हार, एक लंबी मोतियों की माला, कमर में करमधनी, हाथों में सोने के मोटे कड़े और पैरों में भारी पाजेब। विमला जी झुमकी को आईना दिखाते हुए बोली, देख तो कितनी सुंदर लग रही है। झुमकी अपने आप को आईने में देखकर फूले नहीं समा रही थी। विमला जी, अब मैं घूंघट कर देती हूँ, मुंह दिखाई की रस्म करनी है। विमला जी झुमकी को घूंघट करके अपने साथ बड़े से हॉल में लेकर आ गई, जहाँ सारे नाते रिश्तेदार बैठे थे। झुमकी को सोफे पर बैठाकर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सारी औरतें झुमकी का चेहरा देखकर उसके हाथ में शगुन के गहने और पैसे देती जा रही थी। सबकी ज़बान पे झुमकी की सुंदरता का बखान था। तभी एक औरत ने झुमकी को गहने के साथ छुपा के एक पर्ची दी और फिर कान में धीरे से कहा कि मैंने आपके हाथों में एक पर्ची दी है, आपके भले के लिए, ध्यान रखिएगा किसी के हाथ न लगे वरना ये लोग मुझे मार देंगे। झुमकी उससे कुछ बोलती या समझ पाती, इससे पहले वो औरत वहाँ से चली गई। झुमकी ने धीरे से वो पर्ची अपने पास छुपा ली। यही सब में शाम हो गई। रस्म ख़त्म होने के बाद झुमकी को फूलों से सजे एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में जगह जगह खूबसूरत कैंडल स्टैंड लगे थे, जिस पे लगी रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ कमरे को और खूबसूरत बना रही थी। झुमकी बेड पे सिमटी हुई बैठी थी कि उसे उस औरत की दी हुई पर्ची की याद आई। उसने पर्ची निकाली और जब आसपास देखकर तसल्ली कर ली कि कोई भी उसे देख नहीं रहा, तो पढ़ना शुरू किया। पर्ची में लिखा था, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हारी भी वही हालत कर देंगे जो इस घर में आने वाली हर औरत की होती है। ये लोग राक्षस हैं, प्लीज़ खुद को बचा लो। झुमकी ने पर्ची पढ़ी ही थी कि तभी उसके कमरे की तरफ किसी के आने की आहट होती है। वो डरकर पर्ची फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक कर फिर घूंघट करके बैठ गई। तभी दरवाज़ा खोलकर किसी के अंदर आने की आहट हुई। झुमकी ने घूंघट से ही देखा, पर विमला जी को देखकर उसकी सांस में सांस आई। विमला जी झुमकी से बैठकर बातें करने लगी, पर झुमकी को अभी भी वो पर्ची वाली बात सता रही थी। सोचा कि विमला जी को इस बारे में बताए, पर फिर उसने सोचा कि अगर उसकी वजह से उस औरत को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वैसे भी आंखें मूंद कर किसी पे विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी। उसकी सौतेली माँ भी तो सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करती है। क्या सोच रही है झुमकी? घर वालों की याद आ रही है? विमला जी ने झुमकी को सोचता देखकर पूछा। हाँ, बापू की याद आ रही थी, झुमकी ने बहाना बनाया। विमला जी, जब मैं यहाँ भयाकर आई थी तब मेरा भी मन नहीं लगता था। इतनी बड़ी हवेली और रहने वाले बस मैं, तेरे ससुर, तेरे पति मेरे सास ससुर थे। हर काम करने के लिए नौकर थे तो समय कटता ही नहीं था। फिर एक नन्ही जान मेरी ज़िंदगी में आया और मेरा सारा अकेलापन दूर हो गया। दिन भर उसी को संभालने, उसे प्यार करने में बीत जाता था। मतलब मेरे पति आपके अपने बेटे ना ही हैं, तो क्या आप भी हमारी माँ की तरह उनको प्यार नहीं करती हो? झुमकी के मुंह से गलती से निकल गया, पर जब उसे समझ आया कि उसने क्या बोल दिया है तो उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए पूछा, हमारा मतलब ये था कि आपका बेटा कहाँ है? विमला जी उसकी बात समझ गई कि उसने गलती में जो बोल दिया उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। वैसे भी झुमकी तो ठीक ही कह रही थी। उसने अपनी सौतेली माँ की जो छवि देखी थी उससे उसे यही लगेगा कि सारी सौतेली माएँ वैसी ही होती हैं। मेरा बेटा यहाँ से बहुत दूर एक बड़े शहर में रहता है। उसका यहाँ की चमक धमक में दम घुटता है, इसलिए वो यहाँ बहुत कमाता है। ज़्यादातर मैं ही उससे मिलने शहर चली जाती हूँ। ये कहते कहते विमला जी की आंखें भर आई, जिसे वो झुमकी से छुपाते हुए बोली,
तभी कमरे में अमर सिंह यानी झुमकी का पति आया। उसे देखकर विमला जी जाने लगी तो झुमकी ने उनका हाथ पकड़ लिया। विमला जी अपना हाथ छुड़ाकर झुमकी से बोली, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर विमला जी कमरे से चली गई। उनके जाते ही अमर सिंह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर झुमकी की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर झुमकी ने गर्दन झुका ली। अमर सिंह ठीक उसके सामने बैठ गया और फिर झुमकी का घूंघट उठाया। झुमकी ने डर के मारे आंखें मूंद ली। अमर सिंह उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके देखने लगा। उसने इतनी जोर से उसे पकड़ा था कि झुमकी को दर्द हो रहा था, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था, जिससे अमर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तू तो सच में बहुत खूबसूरत है। मैं तो बेकार में ही अपने बाप पे गुस्सा हो रहा था। अमर सिंह झुमकी के चेहरे को छूते हुए शैतानी हंसी हंसने लगा, जिसे देखकर झुमकी और सहम गई। तभी अमर सिंह ने झुमकी को बेड पे पटक दिया और उस पर भूखे और हफ्सी दरिंदे की तरह टूट पड़ा। झुमकी दर्द से चिल्लाती रही। झुमकी की चीख से पूरी हवेली दहल गई, जिसे सुनकर विमला जी की आंखों से आंसुओं की बौछार सी हो रही थी, जिससे उनका पूरा तकिया गीला हो चुका था। बेचैनी में पूरी रात वो जागती रह गई। अगली सुबह झुमकी बेड पे अधमरी हालत में पड़ी थी। कलाइयों से जगह जगह से खून निकल रहा था। इसके अलावा गर्दन, हाथ और पैरों पे नीले धब्बे पड़ गए थे। सब बोलते थे कि जिसकी हाथों की मेहंदी का रंग गहरा होता है उसे पति का बहुत प्यार मिलता है। पर अगर प्यार ऐसा होता है तो दरिंदगी कैसी होती है, झुमकी खुद को ही कह रही थी। सुबह जैसे ही वक्त मिला, विमला जी झुमकी के कमरे की तरफ भागी। कमरे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, तो उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और झुमकी की तरफ लपकी। झुमकी की हालत देखकर वो रो पड़ी। झुमकी भी उन्हें देखकर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, पर लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी। विमला जी ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर देना। मैं तेरी माँ तो बन गई, पर माँ का फ़र्ज़ नहीं निभा सकी। सब कुछ जानते हुए भी बुत बनी रही। झुमकी इस हालत में नहीं थी कि कुछ बोल सके। विमला जी ने तेज़ आवाज़ में कजरी को आवाज़ दी, जिसे सुनकर कजरी भागती हुई आई और कमरे के दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। विमला जी चीखते हुए, जल्दी से गर्म पानी और एक कपड़ा, और साथ ही मेरे कमरे की अलमारी में जो सफ़ेद रंग का डब्बा है उसे भी लेती आ। कुछ ही देर में कजरी ने सब कुछ लाकर कमरे में रख दिया। फिर झुमकी की हालत देखकर रोते हुए बोली, का हाल बना दिया है छोटा का मालिक ने बहुरानी का। ऐसे राक्षस की तरह कौन बर्ताव करता है आपन पत्नी से। सच में ये इंसान नहीं राक्षस है। पेट की आग की खातिर आखिर यहाँ काम करना पड़ता है, वरना कब का ही नौकरी छोड़ के चली गई होती। विमला जी गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर झुमकी का पूरा शरीर सेकते हुए बोली, तू सच कहती है, यहाँ सारे राक्षस भरे पड़े हैं, जिनके लिए हम औरतें बेजुबान खिलौने जैसी हैं, जिसे ये जब चाहें अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विमला जी ने सिकाई के बाद झुमकी के कपड़े बदले, फिर उसके घावों पे दवा लगाकर उसको गोद में लिटाकर उसके बालों को सहलाने लगी, जिससे झुमकी को थोड़ा आराम मिला और वो सो गई। तभी एक नौकरानी विमला जी को एक दूध से भरा गिलास पकड़ाते हुए बोली, ये दूध मालिक दिए हैं बहुरानी को पिलाने के लिए, और कहा है अभी जाकर पिलाओ। विमला जी तेज आवाज़ में बोली, झुमकी सो रही है, मालिक को बोल दे कि मैं बाद में पिला दूंगी। उनकी बात सुनकर नौकरानी दूध का गिलास लेकर चली गई। तभी सुमेर सिंह, जो कमरे के बाहर खड़े होकर विमला जी की बातें सुन रहे थे, नौकरानी के जाते ही कमरे में आ गए। सुमेर सिंह विमला जी को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? झुमकी अभी दूध पिएगी। तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम भी अच्छे से जानती हो, फिर मुझे दोष मत देना। विमला जी तड़पते हुए, पर झुमकी की तबीयत खराब है सुमेर सिंह, तो मैं क्या करूं? जाओ और वो दूध गर्म करके लाओ। विमला जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे झुमकी को बचाए। तभी उसने झुमकी को बेड पर लिटा दिया और धीरे से सुमेर सिंह के पास आकर बोली,
देखिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। झुमकी बहुत बीमार है, आज आप उसको छोड़ दीजिए। आपको जो सेवा चाहिए आप हमसे बोलिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हमें रिझाने की कोशिश मत करो और दूध फिर से गर्म करके लाओ, सुमेर सिंह ने विमला जी को सोफे पे धकेलते हुए कहा। अचानक धक्का देने से विमला जी का बैलेंस बिगड़ गया और उनका सर सोफे के कोने से टकरा गया। दर्द से वो कराह उठी, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, कल आपके बेटे ने जैसा बर्ताव इसके साथ किया है, ये पहले ही अधमरी लाश बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जान बच जाए तो इसे फिलहाल छोड़ दीजिए। जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं खुद झुमकी को आपके हवाले कर दूंगी। सुमेर सिंह एक नज़र झुमकी पर डालते हुए, ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर जब ये ठीक हो जाएगी तुम खुद इसको ये दूध पिलाकर हमारे पास लेकर आओगी, वरना अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। विमला सुमेर सिंह से, जब तक झुमकी ठीक नहीं होती तब तक मैं उसके पास सो जाऊं। सुमेर सिंह, मैं देख रहा हूं तुम्हें झुमकी की बड़ी चिंता हो रही है, पर कितने दिन तुम उसे बचाओगी मुझसे? वो अब सुमेर सिंह की संपत्ति है और सुमेर सिंह जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। विमला जी, ऐसा नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप अपने बेटे को तो जानते ही हैं, जरा सा भी सब्र नहीं है उसमें। एक तो झुमकी को अधमरा कर दिया है उसने, और अगर आज उसने झुमकी से दूर नहीं रखा गया तो सुबह झुमकी की लाश ही मिलेगी, तो आपकी तमन्ना तो अधूरी रह जाएगी ना। सुमेर सिंह, ये तो तुमने ठीक कहा, जब तक झुमकी ठीक नहीं होती तब तक तुम उसके साथ रहोगी और उसका पूरा ध्यान रखोगी। रही बात अमर की, तो उसे मैं संभाल लूँगा। कुछ देर बाद विमला जी ने अपना कपड़ा और हुलिया ठीक किया और फिर झुमकी के कमरे में आ गई। झुमकी तब तकिए का सहारा लेकर बैठी थी। विमला जी, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? झुमकी, हम ठीक हैं। विमला जी तेज आवाज में, कजरी ओ कजरी, जरा सुन तो। कजरी आते ही, क्या हुआ मालकिन? विमला जी, मेरा और झुमकी का खाना कमरे में ही भिजवा दे, आज माँ बेटी साथ में खाएंगे। फिर विमला जी झुमकी को देखकर बोली, क्यों झुमकी, खाएगी ना मेरे साथ? झुमकी फीकी मुस्कान लिए, ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद एक नौकर दरवाजे पे खाना लिए खड़ा था। विमला जी खाने की थाल लेते हुए नौकर से, मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ, देखना कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। छोटे मालिक इधर आए तो उन्हें मालिक के पास भेज देना। नौकर जी मालकिन बोलकर वहाँ से चला गया। विमला जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर झुमकी के पास आई और उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गई। झुमकी जब फ्रेश होकर आ गई तो दोनों ने साथ में खाना खाया। थकान के कारण विमला जी और झुमकी दोनों जल्दी ही सो गए। रात को अमर सिंह जब शराब पीकर अपने कमरे में सोने आया तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद पाकर बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। दोस्तों, क्या करेगा अमर सिंह जब वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद पाएगा? क्या झुमकी अमर के गुस्से से खुद को बचा पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। टू बी कंटिन्यूड।